तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, सदिश बीजगणित का, वेक्टर अलजेब्रा का 5वां लेक्चर है ये। और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, चौथे लेक्चर में अपन ने सीखा था कि एक अदिश का सदिश से गुणन कैसे कराते हैं और क्या कहते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने एक सदिश के घटक भी सीखे थे और सदिशों का योगफल और उसके गुणधर्म भी सीखे थे। यानी कि 3-4 चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में सीखी थी। अगर आपने अभी तक का वो नहीं देखी हैं तो आप लोग उसको जा कर के वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, नई चीज़ सीखने वाले हैं, जिसका नाम है दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात दिक् कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। बेसिकली ये चीज़ है क्या, ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो दिक् अनुपात है ये कहीं दूर से नहीं आया है, ये अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही सीख करके रखा है, जिसको यहाँ पर आके एक नया नाम दिया गया है दिक् अनुपात। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये क्या है, ये किसी सदिश के अदिश घटक हैं, ठीक। ये क्या है, ये किसी भी सदिश के अदिश घटक हैं, जो कि मैंने आपको मतलब कि पढ़ा रखा है। चौथे लेक्चर में मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी करवाए थे और इसका समझाया भी था कि ये अदिश और सदिश घटक होते क्या चीज़ें हैं, दोनों चीज़ में डिफरेंस भी बताया था। सारी चीज़ें क्लियर है, नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर जाकर के वॉच करिए, ठीक। बस नई चीज़ क्या है, ये जो दिक् कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन, ये नई चीज़ है, इसको आज हम सीखेंगे। दिक् अनुपात तो अपन प्रीवियस लेक्चर में सीख करके आए हैं, बाकी कोई डाउट नहीं है इसमें, एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अदिश घटक, ठीक। चलिए, तो इसको एक डायग्राम के उससे समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ठीक, एक्स वाई जेड। तो माना लिखते हैं, माना कि एक्स अक्ष की दिशा में, ठीक है, एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे लिखते हैं कि या कोई बिंदु P ले लेते हैं। चलो ऐसे नहीं लेते हैं, हाँ, माना कोई बिंदु P है, ठीक। ये कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश क्या है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्या है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है। ये कहाँ पर बनेगा, मैंने बोला कि यहाँ से x, ठीक, y, यानी कि ये x दूरी, ये y दूरी, और ये यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक। पोजीशन मतलब कि ये कोई बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश क्या है, ये है, यानी कि ये एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, और जेड के कैप, ये इन सब में कैप लगा है। ये इस बिंदु P का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इस बिंदु P का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब देखिए, ये इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है, ठीक। अब यानी कि इसके हमें क्या निकालना है कि डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो, ये तो हमेशा O होगा, ठीक। ये क्या है, केंद्र है, मध्य बिंदु कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए, या आप इसको, ठीक। चलिए, और इस O से मतलब कि हमने कितनी दूरी चली थी, यानी कि x दूरी पर चले, यानी कि x डायरेक्शन में x दूरी चली, अपन ने इसको x लेट किया, इसको y लेट किया, ठीक है। z तो हमें दिखेगा नहीं। अब देखिए, और इस रेखा को भी हम जोड़ देते हैं। चलिए, अभी नहीं जोड़ते हैं, बाद में जोड़ते हैं, ठीक। सबसे पहले तो हम ये जो सदिश है, ठीक, इसी सदिश का हमको क्या निकालना है, इसी सदिश का हमको निकालना है क्या, दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिक् अनुपात निकालेंगे। दिक् अनुपात क्या होता है, यानी कि अदिश घटक, इस सदिश के अदिश घटक, यानी कि दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात ABC अपन लेते हैं। A बराबर क्या आएगा, x आएगा, ठीक, B बराबर y आएगा, C बराबर Z आएगा, ठीक। ABC आ गया ये, यानी कि इसके ये क्या है, दिक् अनुपात आ गए हैं। अब हमको क्या चाहिए, दिक् कोसाइन चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, दिक्
कोसाइन चाहिए, ठीक, यानी कि दिक कोसाइन चाहिए। तो देखिए इस लाइन को मैं बना दे रहा हूँ, ठीक, ये लाइन मैंने बनाया और मान लीजिए सपोज करिए ये कोई ना कोई कोण बन रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये कोई ना कोई कोण बन रहा है। इस कोण को मैं एक नाम देता हूँ अल्फा, ठीक, और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, ठीक, इसको मैं नाम देता हूँ कि बीटा, ठीक, और यहाँ पर भी एक कोई कोण बन रहा है जिसको मैं नाम देता हूँ क्या, गामा, ठीक। तीन कोण बन रहे हैं, ठीक भाई, यहाँ कोई ना कोई कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोई ना कोई कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोई ना कोई कोण तो बन ही रहा है, ठीक है। यानी कि देखो इस OP का ये जो OP है, यानी कि इस P बिंदु और इस केंद्र बिंदु, यानी कि जहाँ से इसने स्टार्ट किया, यानी कि इस बिंदु से जो इस बिंदु, यानी कि ये मूल बिंदु O और ये P, इस रेखा का भाई x अक्ष पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा। यानी कि आप ऐसे लिखो कि OP वेक्टर का x अक्ष पर क्या है, अल्फा कोण बन रहा है, ठीक, अल्फा कोण बन रहा है, और OP वेक्टर का y अक्ष पर क्या, बीटा कोण बन रहा है, और OP वेक्टर का z अक्ष पर क्या, गामा कोण बन रहा है, ठीक। ये तीन कोण बन रहे हैं। अब देखो मेरी बात को आप समझना, ठीक, देखो हमें अब क्या निकालना है, हमें तो अब निकालना है दिक कोसाइन, ठीक, दिक कोसाइन निकालना है हमको, दिक, एक मिनट दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन कैसे निकलेगा, यानी कि ये अल्फा है, यानी कि हमें निकालना है क्या, कॉस अल्फा, ठीक, क्या निकालना है, कॉस बीटा, क्या निकालना है, कॉस गामा, ये चीज़ हमें निकालना है। यही क्या है, यही दिक कोसाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, LMN से भी इसको हम क्या प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, दिक कोसाइन। अब हम इसको निकालेंगे कैसे, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको निकालेंगे कैसे, मेन तो ये दिक्कत है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस अल्फा, ठीक, कॉस थीटा बराबर, मान लो ये अल्फा, इसको ऐसे छोड़ो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक भाई, आपने लाल बट्टे कक्का तो पढ़ा ही है, ठीक, लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों चीजें तो पढ़ी हैं। मान लो ये त्रिभुज OP, इसको नाम दे दिया मैंने Q, ये त्रिभुज OP Q है, ठीक है। तो अब कॉस के हिसाब से आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण कॉस के हिसाब से होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका x, आधार क्या है आपका x, मैंने लिखा x, ठीक, ये कॉस अल्फा का मान निकालना है हम, ठीक है, कॉस अल्फा का हम मान निकालना है। और k यानी कि कर्ण, कर्ण यानी कि ये OP, यानी कि ये OP रेखा, ये जो OP रेखा है, यानी कि इसका परिमाण, तो इसका परिमाण हम अभी तो हमने निकाला नहीं है, तो हम इस OP रेखा का परिमाण लिख देते हैं। मतलब है कि इस मूल बिंदु O से P की दूरी, जिसको हम लोग परिमाण बोलते हैं, यहाँ पर तो भैया इसका परिमाण दिया था x, ठीक, नहीं तो यहाँ पर भी हम परिमाण लिखते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पर दिया था इसकी दूरी दी हुई थी, ठीक। अब भाई हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें कॉस बीटा। तो भाई कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस बीटा यानी कि कॉस बीटा, तो बीटा जो है वो किस अक्ष पर कोण बन रहा है, यानी कि y अक्ष पर कोण बन रहा है, ठीक है। मेरी बात को आप समझते जाइएगा, ठीक है। ये जो बीटा है, ये बीटा क्या y अक्ष पर कोण बन रहा है, तब यहाँ पर आधार क्या लिया जाएगा भाई, y लिया जाएगा आधार, यानी कि जिस अक्ष पर कोण बनेगा उसको ही हम आधार लेंगे। यानी कि अब देखो हमने अल्फा निकाला था, अल्फा क्या है, अल्फा x अक्ष पर बन रहा है, तो आधार x को लिया हमने। अब बीटा y अक्ष पर बन रहा है, तो ये y अक्ष को हम आधार लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया, y अक्ष को आधार लिया, तो ये हो गया क्या, y बटे
ओपी वेक्टर हो जाएगा ये, और कॉस गामा क्या हो जाएगा भाई, जेड बटे ओपी वेक्टर। ठीक, अब इसको निकालेंगे आप कैसे, देखो इसको आप निकालोगे कैसे, देखो कॉस अल्फा, ये एक्स, एक्स तो आपको एक्स ही रहेगा, बचेगा क्या, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर देखो, ये ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि ये ओपी वेक्टर आप इसको कैसे निकालोगे, देखो एक्स को आप या तो ओ क्यू या ओ क्यू भी लिख सकते हो, एक्स को वैसे एक्स ही लिखो। देखो ये ओपी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, तो ओपी वेक्टर निकलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का अंडर रूट, ये ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर है कुछ नहीं, ओपी वेक्टर यानी कि ओपी वेक्टर का परिमाण, तो यही चीज़ निकलेगी और यही चीज़ यहाँ पर भी निकलेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक, यही चीज़ तीनों में निकलेगी। ठीक, तो भाई कॉस अल्फा बराबर क्या आया, एक्स बटे ओपी का परिमाण। ठीक, ये चीज़ हमारे क्या निकल करके आई है, ये एक्स अल्फा निकल करके आई है। अब इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो यहीं पर से एल एम एन की क्या निकल करके आ जाएगी, वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब ये एक्स क्या है, चाहे तो एक्स लिखो, चाहे तो वाई लिखो, चाहे तो जेड लिखो। ठीक, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो और ए बी सी भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड की जगह पर ए बी सी भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ए के बराबर एक्स है, एक्स के बराबर ए है, सिंपल सी बात है। यानी कि चाहे तो आप ये ए बटे ओपी परिमाण लिखो, चाहे एक्स बटे ओपी परिमाण लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मेन चीज़ तो हमें क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये चीज़ है क्या चीज़, ये आई कहाँ से है, इसको मतलब कि ये चीज़ बनी कहाँ से है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसको मतलब कि कॉस अल्फा ही नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल एम एन से। यानी कि ये जो दिक कोसाइन हमने निकाला है, यानी कि ये जो चीज़ हमने निकाली है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से। यानी कि इसको एल, ये एम, ये एन। ठीक, इसको एल एम एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी चीज़ क्या क्लियर हो गई है आप लोगों को। ठीक है, अगर इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो तो मैं एक सिंपल सी चीज़ और आपको समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको क्या, ये दिक कोसाइन और दिक अनुपात में मैं आपको एक संबंध बता देता हूं, काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ है ये और ये काफ़ी आगे तक आपको हेल्पफुल रहेगी इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में और जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उनको लगाने में। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ जो कि है क्या, दिक अनुपात और दिक कोसाइन में संबंध। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिक अनुपात और दिक कोसाइन में संबंध बताता हूँ। इसको फिलहाल मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको विथ डायग्राम समझाया है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई ये चीज़ है क्या। अगर आपको अभी भी ना क्लियर हुआ हो तो एक बार आप फिर से वीडियो को भाई पीछे करके फिर से आप एक बार देखिए। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि दिकानुपात तथा दिक कोसाइन में संबंध। अब देखिए इनमें संबंध क्या है। ठीक, दिक अनुपात और दिक कोसाइन में संबंध क्या है, तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, चलिए देखते हैं। यानी कि देखो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, हम संबंध निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने लिखा कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस का एन का स्क्वायर। तो हमने एल क्या निकाला था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो आप लोग उसको समझ लो। एल हमने क्या निकाला था, पहले तो हम एल लिखते हैं। एल हमने निकाला था कि एक्स बटे, एल निकाला था एक्स बटे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था एल। ठीक है, और अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि
ये चीज़ तो रूट रहता था, ठीक, ये रूट में रहता था, तो इसका हमने कर दिया क्या, स्क्वायर, प्लस एम, एम क्या था भाई, वाई बटे, एम क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक, आप समझते जाइएगा मेरी बात को, ठीक, प्लस मैंने लिखा ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, रूट के अंदर ऊपर क्या हो जाएगा, z, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ एक्स वाई जेड ही तो आएगा, एक्स वाई जेड है ना, हाँ एक्स वाई जेड है, सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर, ठीक, इसको थोड़ा सा खोलते हैं, तो ये स्क्वायर से नीचे वाला तो रूट कट जाएगा, नीचे वाला रूट कट जाएगा, ऊपर खाली स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर बटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का ये जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं तीनों का एलसीएम तो खैर यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, तो आप इसको जोड़ सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और यहाँ पर तो एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर तो चल ही रहा था, तो सिंपली ये चीज़ तो कट जाएगी, तो ये इससे भैया क्या कंक्लूज़न निकल कर के आएगा कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर फाइनली आपका क्या एक के बराबर आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक, फाइनली आपका ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर क्या एक के बराबर आ जाएगा। तो यही कंक्लूज़न है, ये काम भी आएगा आगे, बाकी कोई डाउट नहीं है। चलिए तो एक आध एग्जाम्पल भी लगा के देखते हैं इस दिक अनुपात और दिक कोसाइन के, फिर उसके बाद अपन क्या हम लोग आगे फिर आगे की चीज़ को भी देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं काफ़ी प्यारा सा, ठीक है, चलिए चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं काफ़ी अच्छा सा। तो उदाहरण, माना एक वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 5j माइनस का k कैप, या आप इसको या ओपी वेक्टर, एक ही चीज़ तो होनी चाहिए, अच्छा ठीक ठीक, या तो आप इसको ए वेक्टर नाम दे दो या फिर ओपी वेक्टर नाम दे दो, कोई डाउट नहीं इस पर, ठीक, चलो तो एक ही चीज़ लिखते हैं अपन, ए वेक्टर, या तो भाई सिंपल शॉर्ट में ए वेक्टर, चलो मैं लिख ही देता हूँ, या फिर आपको ना समझ में आए तो आप इसको ओपी वेक्टर समझ सकते हो कि ये क्या है, ये ओपी वेक्टर है, ठीक, ये क्या है, ये है ओपी वेक्टर। तो इसमें आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि इसमें आपको दिक अनुपात निकालना है, और फिर आपको निकालना है दिक कोसाइन। काफ़ी सिंपल सा काम है, दिक अनुपात दिक कोसाइन निकालने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो दिक अनुपात दिक कोसाइन कैसे निकलेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दिक अनुपात तो वही हो जाएगा भाई, किसी भी सदिश के अदिश घटक ही दिक अनुपात कहलाते हैं। ये चीज़ तो काफ़ी सिंपल और क्लियर भी है, मैंने आपको सिखा भी रखी है, और इसके कद एग्जाम्पल्स भी करवाए थे मैंने कि भाई अदिश व सदिश घटक क्या होते हैं, मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा भी रखा है, अदिश और सदिश घटक, और दिक अनुपात दिक कोसाइन भी अभी अभी मैंने आपको समझाया ही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दिक अनुपात, पहली चीज़ तो दिक अनुपात क्या हो जाएगी भाई, मैंने क्या बोला था, किसी भी सदिश के अदिश घटक, तो इसके दिक अनुपात क्या कहलाएंगे, दिक अनुपात मैंने बोला कि चलो XYZ नाम ले लेते हैं या ABC नाम ले लो, कोई भी डाउट नहीं है। तो मैंने बोला कि x बराबर 2, y बराबर, नहीं चलो इसमें ऐसे सिंपल ही लिखते हैं, वो तो हम बाद में XYZ लेट करेंगे। तो इसके दिक अनुपात क्या कहलाएंगे भाई, 2, 5, माइनस का 1, ये क्या कहलाएंगे, इसके दिक अनुपात कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या अब निकालेंगे दिक कोसाइन, चाहे तो आप इसको ABC, a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर -1, या XYZ आप कुछ भी इसको लेट कर सकते हो, ठीक, या तो आप इसको
ए बराबर 2, बी बराबर 5, सी बराबर माइनस के। लेट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं इस पर। तो अब हम निकालेंगे क्या, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन का मतलब है हमें निकालना है एल एम एन। एल एम एन का फॉर्मूला क्या अपन ने पढ़ा था, एल बराबर क्या होगा भाई, एल बराबर आप चाहे तो ए बटे एक्स, मतलब कि ए बटे ए, मतलब कि आप ऐसे समझो, ए बटे चाहे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट समझो, ठीक। या ठीक इसी में आप या भी मैं लिख लो, या तो आप एक्स बटे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर लिखो, ठीक। दोनों में से बात एक ही है, ठीक। एम क्या हो जाएगा आपका, अब हमने यहाँ पर ए बी सी ही लेट किया है तो हम इसको ए बी सी ही नाम लेकर के चलते हैं, कोई डाउट नहीं है इस पर, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर ए बी सी लेट किया है तो हम ए बी सी नाम लेकर के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एम बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर रूट के अंदर, और एन क्या हो जाएगा भाई, सी बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। अब देखिए, तो हमें क्या निकालना है, दिक कोसाइन, एल एम एन। फॉर्मूला हमें पता है, बस वैल्यू उठा करके रख देनी है। एल बराबर क्या है, एल बराबर क्या है, एक मतलब सॉरी ए बराबर क्या है 2, यानी कि ये क्या है 2 बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा, पहले तो मैं रूट लगा दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। चलो मैं एक एक करके निकालता हूँ वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा 2 बटे ये 4 प्लस 25 प्लस 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा 2 बटे रूट के अंदर 30, ठीक। ये क्या आया 2 बटे रूट के अंदर 30, ये क्या आया 2 बटे रूट के अंदर 30, और मैंने बोला एम क्या है बी अपॉन में, यही सेम चीज़ नीचे वाली, तो बी क्या है 5, और फिर से वही सेम चीज़ आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। एन क्या हो जाएगी भाई, एन यानी कि सी अपॉन में, सी कितना है माइनस का 1, तो सी क्या है माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा फिर से 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो भाई नीचे वाली टर्म तो सेम ही है, एक मिनट रूट नहीं लगाया मैंने क्या, यानी नीचे वाली टर्म तो सेम ही है, यानी कि नीचे तो रूट का 30 ही आना है, तो बस इसको लिख दो, वैसे रूट का 3 ही आएगा, ये वो रूट का 30 ही आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे रूट का 30। तो ये क्या है एल एम एन आ गया, यानी कि इसके दिक कोसाइन आ गए, और दिक अनुपात तो अपन ने निकाल ही लिए थे। ये चीज़ मैंने आपको ऐसे थोड़ा सा लिख दिया है साइड में, ये इसके फॉर्मूले कह लो आप, जो भी आप कहना चाहो। अच्छा जैसे कि हाँ, इसके बाद कुछ आगे और क्या, मात्रक सदिश, चलो ठीक, कोई डाउट नहीं। तो आगे एक एग्जांपल और है जिसमें भी आपको दिक कोसाइन और हाँ दिक अनुपात दिक कोसाइन निकालना है, तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे एक चीज़ देखते हैं काफ़ी बढ़िया सी, तो आगे अब हम देखेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम नई चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग एक नई चीज़, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी कि वेक्टर ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, ठीक। कैसे दो बिंदु, मैंने बोला कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक, और ये रहा जेड अक्ष, ठीक। ये एक्स वाई जेड, जेड बनाए या ना बनाए, चलिए
बना दिया, कोई बात नहीं, चलिए हटा देते हैं, चलो बना ही रहने देते हैं। तो मैंने बोला कि ये कोई एक बिंदु P है और ये कोई बिंदु Q है, इस बिंदु P के निर्देशांक, ठीक, यानी कि निर्देशांक क्या कह लो कि इस P का मैंने बोला कि x y z है, ठीक, P के बिंदु बिंदु, ठीक, और ये Q के मैंने बोला x2 y2 और z2 है इसके बिंदु, ठीक, और ये रेखा है, ठीक। तो अब दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, यानी कि ये जो पी क्यू है, यानी कि ये जो पी क्यू है, ये कैसे निकालेंगे हम, ठीक। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि स्थिति सदिश निकालना है, यानी कि बिंदु पी का स्थिति सदिश, क्योंकि हम सदिश पर ही तो काम करेंगे। बिंदु पी का स्थिति सदिश तो पहले निकाले भाई, एक्स वाई जेड थोड़ो ना इसके स्थिति सदिश होंगे भाई, आई जे के तो लगा नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा स्थिति सदिश क्या है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बिंदु P का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। तो भाई क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्या आएगा भाई, एक्स आई कैप, इसको x1 नाम देते हैं, सॉरी एक मिनट, x1 y1 z1, ठीक, क्योंकि इधर 2 अपन ने लेट किया है। तो और ये क्या हो जाएगा, y1 j कैप प्लस का z1 k कैप, और यहीं पर ही बिंदु q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा भाई, q वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। ये चीज़ निकल करके आई है। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर कि बिंदु P का स्थिति सदिश निकाल लिया, बिंदु Q का स्थिति सदिश निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमको PQ चाहिए, ठीक, PQ चाहिए। तो ऐसे तो ये PQ निकलेगा नहीं, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले तो ये जो मूल बिंदु O है, इससे इसको जोड़ देते हैं, और इस मूल बिंदु से Q को जोड़ देते हैं, और इस P को भी जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं शायद कुछ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सदिश योगफल के नियम से, भाई सदिश का योगफल नियम जो कि मैंने आपको बताया था, सदिश योगफल नियम से, सदिश योगफल के नियम से मैंने आपको क्या बताया था कि भाई OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर बराबर होगा किसके, OQ वेक्टर से। मैंने आपको ये त्रिभुज वाले नियम में ही इसका मैंने प्रूवमेंट भी मतलब करवाया था कि भाई किन्हीं भी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक। तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, यानी कि ये OP वेक्टर और ये PQ वेक्टर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें OQ वेक्टर मिलेगा, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके यहाँ पर से PQ निकालेंगे। तो PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, OQ वेक्टर माइनस का OP वेक्टर, ठीक, OQ माइनस का OP वेक्टर। तो अब क्या करना है भाई, हमें PQ निकालना है। तो PQ निकालिए, OQ माइनस का OP वेक्टर। अब देखो OQ वेक्टर तो हमें पता नहीं है भाई। अब आप कहोगे कि OQ वेक्टर और OP वेक्टर क्या है, देखो OQ मतलब कि OQ वेक्टर, तो Q वेक्टर हमको पता है, तो उसके आगे O लगा दो, यानी कि वो क्या बन जाएगा, OQ वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो OQ वेक्टर यानी कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि ये बनेगा क्या, x2 माइनस का x1 i कैप, ठीक, और प्लस y2 माइनस का y1 j कैप प्लस z2 माइनस का z1 k कैप, ठीक। ये अब यहाँ पर ये जो इसका फॉर्मूला निकल करके आया है, फॉर्मूला क्या कह लो, कोई भी चीज़, ठीक, तो ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए निकल करके आया है। तो ये क्या है, ये PQ
रेखा को मिलाने वाला सदिश निकल के आया है। ठीक, यानी कि ये पी क्यू रेखा को मिलाने वाला सदिश निकल करके आया है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि अगर आपको कोई वेक्टर ए बी है, ठीक है, इस वेक्टर, आप ऐसे समझो कि कोई एक वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है, यानी कि दो वेक्टर, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को मिलाने वाला सदिश आपको निकालना है, मिलाने वाला सदिश आपको निकालना है। वेक्टर में मान लो कोई भी वैल्यू होगी, अभी हम सपोज करके आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कोई भी वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर वी है, जिसके अंदर कोई भी भाई ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे आपको, मतलब ऐसे ही आपको सदिश मिलेगा इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के अंदर। तो इन दोनों को मिलाने वाला सदिश, यानी कि ए से बी को मिलाने वाला सदिश आपको निकालना है, यानी कि ए बी वेक्टर निकालना है। तो सिंपली आपको मैं सिंपल सा चीज़ बताऊं, क्या करो, अगर आपको ए से बी को मिलाने वाला सदिश निकालना है, अगर आपको ए से बी को मिलाने वाला सदिश निकालना है तो बी से ए को घटाना है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट बी से ए को घटा दिया, हम लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। हम लिखेंगे क्या, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ठीक, अब हम घटा करके जो निकालेंगे वो क्या है, ए से बी को मिलाने वाला सदिश। यहीं पर हम अगर बी से ए को मिलाने वाला सदिश, बी से ए को मिलाने वाला सदिश की बात करें तो हम क्या करेंगे, यानी कि ए से बी को घटाएंगे, यानी कि ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। और अच्छा, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या पी क्यू वेक्टर निकालना है, और आगे चल के मैं आपको उदाहरण भी इसका करवाता हूँ। चलो मैं एक उदाहरण है उसी को मैं करवाता हूँ, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसको मैं करवाता हूँ, वो समझ में भी आएगा। ठीक, बिंदुओं, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिंदुओं क्या दे रखा है, P है 2 3 0 एवं Q कितना है, -1 -2 -4 को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए, दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर P से Q की तरफ मिलाने वाला, ये एक उदाहरण लिया मैंने, मिलाने वाला आपको क्या सदिश ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला कि सपोज करो ये कोई एक पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है। ठीक, इस P के क्या पॉइंट्स हैं भाई, 2 3 0। ये Q कितना है, -1 -2 -4। ठीक, P और Q के पॉइंट दिए हैं, P से Q की तरफ का दिष्ट सदिश निकालना है मैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो P का हम स्थिति सदिश निकालेंगे, पहले P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। ठीक, पहले तो हम क्या करेंगे, P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, यानी कि P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश यानी कि P वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i + 3j + 0 k कैप। ठीक, चाहे तो k को हटा ही दो, जब कुछ है ही नहीं तो हटा ही दो। और यहीं पर Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा भाई, Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, यानी कि -i कैप -2j कैप -4 k कैप। अब हमको क्या निकालना है, P से Q की तरफ, यानी कि P से Q की तरफ मिलाने वाली दिष्ट सदिश ज्ञात करनी है, यानी कि P से हमें Q की तरफ मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है। तो हमें यानी कि PQ सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, PQ सदिश ज्ञात करना है। एक मिनट, हाँ, हमें क्या PQ सदिश ज्ञात करना है। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, P
क्यू सदिश ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, क्यू से पी को माइनस करेंगे, लेकिन कैसे, यानी कि हम लिखेंगे क्या, लेकिन लिखेंगे हम क्या, ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि ओ क्यू माइनस ओ पी वैक्टर। अब देखो यहाँ पर ओ क्यू वैक्टर क्या है, ओ क्यू वैक्टर का मतलब है ये क्यू वैक्टर, और क्योंकि देखो ओ तो हमने अपनी मर्जी से लगाया, ओ क्या है, मूल बिंदु है, ठीक, ओ क्या है, मूल बिंदु है, तो ओ से हमें नहीं मतलब ना, हमें तो क्यू वेक्टर दिया है, पी वेक्टर दिया है, तो यानी कि इनडायरेक्टली हमको क्यू और पी वेक्टर को ही आपस में लेस करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि क्यू माइनस पी वेक्टर ही करना है, लेकिन हम मूल बिंदु को भी लेकर के चल रहे हैं, तो इसलिए हम ओ क्यू माइनस ओ पी लिखेंगे। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, यानी कि ये पी क्यू वेक्टर हम लिखेंगे ये माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 4k कैप माइनस ये 2i कैप प्लस का 3j कैप। भाई के तो ज़ीरो ही है, लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं, लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0k कैप, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, माइनस का ये माइनस, चाहे तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको कर दो, ठीक, चाहे तो मल्टीप्लिकेशन करा दो या डायरेक्ट कर दो, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 3i कैप, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, यानी कि साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5j कैप, ये माइनस का 0 है और ये माइनस का 4 है, यानी कि सिंपली आपका क्या है, माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि इस जीरो से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक, इस जीरो से तो कोई मतलब नहीं, यानी कि आपका पी क्यू रेखा का दिष्ट सदिश आपका ये आ गया, ठीक है, ये पी क्यू रेखा का दिष्ट सदिश है, पी से क्यू की ओर मिलाने वाला, ठीक है, ये क्या है, पी से क्यू की ओर मिलाने वाला रेखा का दिष्ट सदिश है, ठीक है। तो इतनी सिंपल सी चीज क्या आपको समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक, तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है, देख लेता हूं मैं 1 मिनट। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक पढ़ेंगे, नई चीज़ सीखेंगे, क्या खंड सूत्र, यानी कि अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है, और जो भी एक और चीज़ है, यानी कि हाँ आर मूल बिंदु हो तो खंड सूत्र में अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, ये 3 चीज़, वो 2-3 चीज़ें हैं उसमें भी सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही। और हाँ, आज के लिए मैं आपको कुछ वर्क बता देता हूँ, तो इसके जो भी एग्जाम्पल्स हों आपको दिख जाएं ऐसे ही, तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो आप लोग जो भी एग्जाम्पल्स आपको ऐसे इनसे रिलेटेड दिख जाए तो आप लोग उसको करके देखिएगा। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये खंड सूत्र सीखेंगे, फिर उसके बाद अपन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं कितनी बड़ी है। इसकी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी है नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जल्द ख़त्म हो जाएगी इसकी एक्सरसाइज भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, और हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।